हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पीजीटी हिंदी की सिलेबस के बारे में, जो कि ईएमआरएस की जो अभी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, ईएमआरएस की जो वैकेंसी आई हुई है उसकी हिंदी पार्ट का जो सिलेबस है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पीजीटी के बारे में। तो टीजीटी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक टीजीटी का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये पीजीटी हिंदी के बारे में है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जेक्ट नॉलेज जो है क्या पूछा जाएगा पीजीटी का। यहाँ पर कोई डिटेल सिलेबस नहीं दिया गया है, इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो कन्फ्यूज़न जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर डिटेल सिलेबस आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। तो यहाँ कहा गया है कि पीजीटी वाले जो हैं उनका सिलेबस क्लास 12 सीबीएसई अनरिवाइज सिलेबस 2020-21 विद डिफ़िकल्टी लेवल अप टू ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि आपको एनसीईआरटी का जो अनरिवाइज्ड सिलेबस है क्लास 12 तक का, उससे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे सब्जेक्ट पार्ट में, सब्जेक्ट नॉलेज में, जिसका डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो आपके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें से सिर्फ इतना ही कहा गया है, बाकी क्या क्या पूछा जाएगा उसका डिटेल सिलेबस यहाँ पर आउट नहीं किया गया है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज यादव और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन और जितने भी वो हैं नोटिस हैं और नोटिफिकेशंस हैं उन सब के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सिलेबस पूछे जाएंगे और आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। तो ये जो कॉमन टॉपिक हैं वो टीजीटी और पीजीटी के लिए लगभग एक से होते हैं, तो आपको कॉमन टॉपिक्स तो पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा टीजीटी में जो नहीं पूछे जाते वो भी पीजीटी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है और आपको एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें पढ़ के जानी है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है शब्द विचार। शब्द विचार टीजीटी में भी पूछा जाता है और पीजीटी में भी पूछा जाता है। इसमें शब्द, वर्ण, वाक्य, शब्द, अर्थ, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेबस में क्या क्या बताया गया है। यहाँ पर दिया गया है शब्द भेद, अर्थ, रचना, स्रोत, प्रयोग और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अगले खंड में जो लाइन में बोला गया है कि आपसे शब्द के जो हैं पर्यायवाची, विपरीतार्थ, एकार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थ भेद वाले शब्द और काल, ये सभी चीज़ें आपसे पूछे जाएंगे। तो काल भी आपको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, काल यानी कि टेंस। फिर अगले वाक्य में कहा गया है कि शब्द निर्माण जैसे कि उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, कारक, लिंग, वचन, अशुद्धि, शोधन, वर्तनी, ये सभी यानी कि जो वाक्यों में जो अशुद्धियाँ रहती हैं उनसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है कहावतें एवं मुहावरे और विराम चिन्ह। कहावत, मुहावरे, विराम चिन्ह, इनसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर अगला है पद विचार, जिसमें है विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यानी ये सभी विकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण विकारी शब्द हैं। फिर है अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, और है निपात। तो निपात आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, निपात से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये जो पद हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ये टीजीटी में भी पूछे जाते हैं और पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद आप आ जाएंगे पद परिचय में, पदबंध में। ठीक है, पद परिचय, पदबंध आपको पढ़ना है। इसके बाद वाच्य पढ़ना है, कर्त, कर्म, भाव, ये सभी वाच्य हैं, इन सबको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं हम वाक्य विचार में। शब्द विचार हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आते हैं वाक्य विचार में। वाक्य विचार में क्या क्या दिया हुआ है, वाक्य स्वरूप, फिर है संरचना जिसमें उद्देश्य, विधेय, फिर है वाक्य परिवर्तन या रचनांतरण, साधारण, संयुक्त और मिश्रित, फिर है वाक्य अशुद्धि शोधन, यानी कि जो अशुद्ध वाक्य उनको उनके शुद्ध रूप क्या होंगे, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब है आपकी शब्द शक्ति, विवेचन तथा रस, छंद और अलंकार। तो रस, छंद, अलंकार से आपके प्रश्न बनेंगे। शब्द शक्तियाँ कौन कौन सी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द गुण कौन कौन से हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। उसके बाद छंद, रस, छंद और अलंकार। छंद में आते हैं मात्रिक छंद और वर्णिक छंद,
और रस में आते हैं सभी रसों के लक्षण और उदाहरण आपको पढ़ करके जाना है। यानी कि कोई एक रस का उदाहरण दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा रस है, तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद अलंकार, अलंकार बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अलंकार का जो सिलेबस है वो काफ़ी वाइड है, तो आपको अलंकार बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अब दोस्तों इसके बाद है पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको, पत्र लेखन की ये जो दिए गए हैं कि औपचारिक पत्र, व्यावसायिक आवेदन एवं कार्यालयीन पत्र, इन सब की विशेषताएं और ये कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके अलावा है अनौपचारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र और निमंत्रण पत्र। फिर है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, किसी साहित्यिक, वर्णनात्मक एवं समसामयिक विषय पर अनुच्छेद, तो इससे संबंधित आपको जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। फिर अपठित बोध, गद्यांश और पद्यांश, तो आपसे अपठित, गद्यांश और पद्यांश भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जो मिनिमम 3-4 प्रश्नों का रहता है, जो अपठित गद्यांश और पद्यांश जो है। अब एक चीज़ आप यहाँ पर सोचते होंगे कि ये सभी तो हमारे सिलेबस में नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ ये कहा गया है पीजीटी वालों के लिए कि पीजीटी की जो है सिलेबस, उसमें क्या कहा गया है कि 12th तक का जो अनरिवाइज्ड सिलेबस है वो पूछा जाएगा। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सभी जितने भी चीज़ हैं कहीं ना कहीं आपके 9th से लेकर के 12th तक की बुक में आपके दिए हुए हैं। तो आपको हिंदी, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस के लिए, तो जैसे कि उसमें कह दिया गया है कि एनसीईआरटी से आपका सिलेबस होगा, तो आपको तो सबसे पहले 6 से लेकर के 12th तक का हिंदी का बुक आपको पढ़ना है, ठीक है। 6 से लेकर 12th तक के आपको हिंदी की बुक पढ़ डालने हैं पूरे, जिससे आपके काफ़ी हद तक आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि 9th से लेकर के 12th के बुक में, हिंदी के बुक में, हिंदी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें काफ़ी सारे लेखक और कवियों के परिचय दिए हुए हैं, उनके जीवन परिचय दिए हुए हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। 9th से लेकर के 12th तक में जितने भी लेखक और कवि के परिचय दिए हुए हैं उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, उनकी रचनाओं को याद कर लेना है, उनकी जीवन मृत्यु डेट को याद कर लेना है, किस विधा के रचनाकार हैं उसको याद कर लेना है, उससे भी प्रश्न बनेंगे। और चूँकि आपके बोला गया है कि एनसीईआरटी की बुक से आपका सीबीएसई का सिलेबस होगा, तो जो आपकी हिंदी की बुक है 6 से लेकर के 12 तक, प्रश्न उससे भी बन सकते हैं। उसके किसी पार्ट का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसके रचनाकार कौन है। तो आपको सबसे पहले तो बुक पढ़ना है आपको, और बुक के अंदर ही जितने भी चीज़ें मैं यहाँ पर बताया हूँ, ये जो पत्र लेखन है, ये जो शब्द शक्ति है, रस छंद अलंकार हैं, वो काफ़ी हद तक उसी में आपको बेसिक चीज़ें किताब पढ़ने से ही मिल जाएंगे। अब इसके बाद आपके जो यहाँ पर दिए गए हैं, अगले सिलेबस की बात करते हैं हम लोग, सिलेबस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। तो जो संक्षिप्त इतिहास है, तो यहाँ पर आपको संक्षिप्त रूप में नहीं पढ़ना है, आपको उसको बहुत डिटेल से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपका डिफ़िकल्टी लेवल जो है ग्रेजुएशन लेवल का बोला गया। आपने अभी मैंने शुरू में ही आपको दिखाया कि सिलेबस आपका 12th तक का होगा, लेकिन जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो ग्रेजुएशन तक का होगा। तो इस भ्रम में न रहिएगा कि सामान्य जानकारी हम लोग पढ़ के जाएंगे, आपको बहुत डिटेल से पढ़ा होना चाहिए। तो हिंदी साहित्य का जो ये इतिहास है वो अच्छे डिटेल से पढ़िएगा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और काल विभाजन, नामकरण, काल विभाजन की समस्याएं, ये सभी डिटेल से पढ़ना है आपको। इसके बाद काल विभाजन के आधार, हिंदी साहित्य में प्रचलित काल विभाजन और नामकरण, इसको आपको याद रखना है। फिर है चारों कालों की सीमा निर्धारण, प्रमुख वृत्तियाँ, रचनाकार और उनके प्रतिनिधि कृतियाँ। फिर है गद्य की विधाएं जो हैं, अन्य विधाएं, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, ये आपको पढ़ के जाना है। बहुत डिटेल से आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे मल्टी प्रश्न बनेंगे, मल्टी क्वेश्चन इससे बनेंगे। अब आ जाते हैं पद्य साहित्य में। यहाँ दिया गया है कबीर, बिहारी, घनानंद, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, विद्यापति, माखनलाल चतुर्वेदी। इसके अलावा भी और भी हैं, जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, भवानी प्रसाद मिश्र। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है अज्ञेय, ठीक है, अज्ञेय और केशवदास। तो इन सभी को आपको बहुत अच्छे से इनके बारे में, इनका जीवन परिचय आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे मैंने बताया, इनमें से काफ़ी सारे लोग का तो जो है आपके 9th से लेकर के 12th तक की जो हिंदी के बुक हैं उसी में इनका जीवन परिचय दे दिया गया है।
अब दोस्तों यहाँ पर आ जाता है हमारा गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में गद्य साहित्य की विधाओं का सामान्य परिचय आपको होना चाहिए कि गद्य साहित्य कौन कौन से हैं और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो उसमें आते हैं उपन्यास, नाटक, कहानी और निबंध। तो इन सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जितनी भी विधाएं हैं और उन विधाओं के जो प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं आपको अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें आ जाता है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो काव्य का लक्षण है, काव्य प्रयोजन है, काव्य हेतु, काव्य के गुण और दोष। इसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, प्लेटो का कला एवं काव्य, कोलरिज के कल्पना सिद्धांत, ये सभी चीज़ें आपको कंठस्थ होने चाहिए, इनसे प्रश्न आपके बनेंगे। इसके अलावा है भाषा विज्ञान, भाषा की परिभाषा, विशेषता, भाषा और बोली में अंतर। तो भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे, भाषा विज्ञान आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे। उसके अलावा आ जाता है एक पॉइंट हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। तो इससे भी प्रश्न जरूर बनते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इसके अलावा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, देवनागरी लिपि और उसकी विशेषताएं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपके इम्पोर्टेंट है। जितनी भी चीज़ें बताया मैंने इस वीडियो में, आप लोग को हर एक पॉइंट को नोट कर लेना है और हर एक पॉइंट से प्रश्न आपके ज़रूर आएंगे और आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ करके जाना है दोस्तों। इसके बाद जैसे कि अंत में फिर से मैं यही कहूँगा कि आपको 6 से लेकर के 12 तक के हिंदी के बुक को आपको पढ़ लेना है। कौन सी? NCERT के, ठीक है। NCERT की बुक आपको पढ़ लेना है। नहीं होगा तो आपको ख़रीद लेना है या फिर PDF रूप में भी आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा। इसके अलावा 9th से लेकर के 12th के हिंदी के बुक में जो लेखक और कवि परिचय दिया हुआ है उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उनसे आपके बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आपके सिलेबस इसमें से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स आपके होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।